डॉक्टर और केमिस्ट ऐसे बिजनेस हैं जहां पे कभी कोई नेगोशिएशन नहीं करता और ना ही डिस्काउंट मांगता। बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आपको डॉक्टर कंसल्टेशन और मेडिसिन परचेज करने के ऊपर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं में से एक स्टार्टअप है फार्मिजी, जो कि ई फार्मेसी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट प्लेयर है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फार्मिजी ई फार्मेसी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर बना और हम फार्मिजी से कौन से बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। फार्मिजी को 2014 के अंदर धर्मिल सेठ और डॉक्टर धवल शाह ने स्टार्ट किया था। दोनों एक ही बिजनेस स्कूल में स्टडी करते थे और वहीं पे दोनों ने कोलैब करके अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है और इसका मार्केट साइज $42 बिलियन है। सन फार्मा और सिप्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस मार्केट को डोमिनेट करती हैं, जो कि एक ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज है। इन कंपनीज का ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन है। ये कंपनीज ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर होने के बाद इनके रीजनल वेयर हाउसेस में जाती है, रीजनल वेयर हाउसेस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास जाती है और रिटेलर्स जो कि केमिस्ट है वो फाइनली कस्टमर्स को ड्रग्स सेल करते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं और ये सभी बिजनेसेस प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ऐसे में जो फाइनल ड्रग्स होती हैं उनकी जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट फार्मिजी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को परचेज करता है और अपने ऐप और वेबसाइट पे सेल करता है। फार्मिजी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदता है तो फार्मिजी के पास बहुत सारा मार्जिन बच जाता है और ये मार्जिन फार्मिजी डिस्काउंट के रूप में आगे कस्टमर को ट्रांसफर कर देता है। यही वजह है फार्मिजी ड्रग्स को इतने कम प्राइसेस पे सेल करता है। यहीं से हमें फर्स्ट बिजनेस लेसन मिलता है। अगर आपको भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा मिलता है जिसमें आप न्यू प्रोसेस या टेक्निक का यूज करके उसे और ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकते हो, मीन्स उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस उसके अराउंड क्रिएट कर सकते हो। आपने केमिस्ट की शॉप जरूर विजिट की होगी और आपने कई बार ये पाया होगा कि आपको केमिस्ट की शॉप पे कुछ ड्रग्स नहीं मिलती है और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको कुछ सिलेक्टेड केमिस्ट के पास ही मिलती है। मीन्स मार्केट के अंदर असेसिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू था जिसे फार्मिजी ने बहुत ही इजीली सेल कर दिया। फार्मिजी के ऊपर आपको सभी ड्रग्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगी क्योंकि फार्मिजी एक ई कॉमर्स रिटेल प्लेटफॉर्म है जहां पे एसक्यू को मैनेज करना बहुत इजी है। बट एक ऑफलाइन केमिस्ट के लिए ये इतना इजी नहीं है क्योंकि स्पेस का इशू होता है। अभी तक ये फार्मिजी की स्टोरी सुनकर के आपको लग रहा होगा ये बिजनेस तो बहुत आसान है और कोई भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मिजी को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ड्रग्स एसेंशियल कैटेगरी के अंदर आती है और इनके साथ लाइफ का रिस्क एसोसिएटेड होता है। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिसे हर केमिस्ट को फॉलो करना होता है। अगर किसी को भी केमिस्ट की शॉप ओपन करनी है, उन्हें हर स्टेट के अंदर डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, उनकी नीड होगी। हर स्टेट के अंदर डिफरेंट लाइसेंस होता है और इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी लाइसेंस होते हैं जो कि आपको सेपरेटली लेने होते हैं। अगर आपको फार्मेसी का बिजनेस करना है तो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 को फॉलो करना होगा। ये एक्ट इंडिपेंडेंस से भी पहले बना था और अब इंडिपेंडेंस के 70 ईयर्स के बाद इस एक्ट के साथ कंप्लाई करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। इन शॉर्ट फार्मिजी का बिजनेस लॉ के ग्रे एरिया में आता है। ग्रे एरिया का मतलब है ऐसा एरिया जहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि बिजनेस को कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, कौन से रूल को फॉलो करना है और कौन से रूल को फॉलो नहीं करना है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के फेवर में आते हैं तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं आते, बिजनेस के अगेंस्ट आते हैं तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। बट ई फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ई फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर ई फार्मेसी से रिलेटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज कर दिया था। आजकल जो क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप्स हैं वो भी ग्रे एरिया के अंदर आते हैं। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी के फेवर में आए तो ये स्टार्टअप्स आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आए तो ये सभी स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फार्मिजी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और उसे अपनी ऐप और वेबसाइट के थ्रू सेल करता है। ऐसे में जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर है उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर सभी लोग ऑनलाइन ड्रग परचेज करने लग जाएंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये सभी लोग फार्मिजी के अगेंस्ट हो गई। AIOCD जो कि इंडिया की सबसे बड़ी केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है,
वो इनके अगेंस्ट हो गई और उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए और इनको बैन करने की मांग की। बट फार्म-ईजी ने इसे बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, कोर्ट में केस चला और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। फार्म-ईजी को दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर के हैंड से फेस करनी पड़ी। अगर आपको कोई भी ड्रग परचेज करनी है तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आप ड्रग को परचेज कर रहे हो तो ये इलीगल कंसीडर किया जाता है। ऑनलाइन के अंदर फार्म-ईजी से जब लोग ऑर्डर करते थे तो वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करते थे। ऐसे में फार्म-ईजी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। इनिशियली इनका 45% लॉस इसी वजह से हुआ। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की कस्टमर अवेयरनेस के अंदर। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स रन किए और अपने कस्टमर्स को अवेयर किया कि कैसे वो इजीली प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड कर सकते हैं फार्म-ईजी पे और क्यों उन्हें प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना चाहिए। इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कस्टमर को अवेयर करने में स्पेंड की। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स रन किए और अपने कस्टमर्स को बताया कैसे वो इजीली फार्म-ईजी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं और क्यों उन्हें प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग के ऊपर इतना हैविली इन्वेस्ट करने की वजह से इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इन्हें ओवरऑल लॉस हुआ। 2021 के अंदर इन्हें टोटल 632 करोड़ का लॉस हुआ। बट इतना लॉस सहन करने के बाद भी ये कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है और क्यों इन्वेस्टर्स इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रीजन है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक कस्टमर आपके बिजनेस के साथ लाइफ टाइम कितने टाइम के लिए जुड़ा रहेगा। अगर हम BMW का एग्जांपल ले तो आप अपनी लाइफ में BMW एक बार ही परचेज करोगे या फिर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार परचेज कर लोगे। बट अगर हम फार्म-ईजी का एग्जांपल ले, अगर एक पेशेंट है जिसे डायबिटीज है और उसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि उनके लिए इसेंशियल है कि वो डेली एक टाइम जो है वो मेडिसिन ले, ऐसे में वो पेशेंट लाइफ टाइम डायबिटीज की मेडिसिन फार्म-ईजी से परचेज करेगा। तो फार्म-ईजी के केस में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है और हाई कस्टमर वैल्यू की वजह से ही इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को बैक करते हैं। 2020 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये इंडस्ट्री एसेंशियल कैटेगरी के अंदर आती थी और लॉकडाउन के दौरान भी ऑपरेट कर रही थी। और लॉकडाउन के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके अंदर जोमैटो, रिलायंस, टाटा जैसे बड़े बड़ी कंपनीज शामिल है। इंडस्ट्री के अंदर मेजर 4 स्टार्टअप्स थे, फार्म-ईजी, मेडलाइफ, नेटमेट्स और 1mg। 1mg को टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, 56% स्टेक वो ओन करते हैं, और नेटमेट्स को रिलायंस ने परचेज कर लिया और फार्म-ईजी ने मेडलाइफ को एक्वायर कर लिया। तो अब इस इंडस्ट्री के अंदर फार्म-ईजी सिंगल लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट प्लेयर है जिसका 55% मार्केट शेयर है। और 2022 के अंदर ये अपना IPO भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए नवंबर 2021 के अंदर इन्होंने 6200 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट भी सेबी को सबमिट करती है। तो अब देखना होगा क्या फार्म-ईजी रिलायंस की नेटमेट या टाटा की 1mg से compete कर पाएगा या फिर फार्म-ईजी को भी कोई एक्वायर कर लेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।